सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, केम छो सब लोग एकदम मजाમાં। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा भाई लोग? एकदम बढ़िया से ना? घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा है सब, तो पढ़ाई लिखाई करो, बोरियत अपने आप चली जाएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फिजिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड, यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर सेकंड। और ये है अपना चैनल साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, और मैं हूं राहुल जो आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब बेटा आज हम लोग करने वाले हैं जो अपना टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इसमें अपना आएगा यूनिट मतलब डायमेंशन के तीन एप्लीकेशन की हम लोग क्या क्या उसका यूज करते हैं। ठीक है, कैसे ये बेसिकली तीन है। एक हो जाता है आपका एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करेंगे। दूसरा जो बेटा एप्लीकेशन है उसमें हम लोग चेक करते हैं कि एक फॉर्मूला दूसरे मतलब कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एंड जो थर्ड है, थर्ड में यूज हम लोग करते हैं बेटा कई सारे फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए भी हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। तो बेसिकली आज यही तीन चीजों पे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। दूसरी बात बेटा, मैंने फर्स्ट लेक्चर की डीपीपी दी थी, ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो सेपरेट लेक्चर में डालूंगा। ठीक है, वहां पे मैं दे दूंगा कि डीपीपी 1 का सॉल्यूशन ऐसा रहा, आप वहां से देख लीजिएगा। क्लियर है बच्चा? बाकी जो सजेशन होते हैं मुझे बताया करो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा जाए। सर बड़ा शॉर्टकट लिखते हो तो पीएच हो गया केमिस्ट्री वाला, स्पेलिंग तो नहीं आता? अच्छा ठीक है, समझ लो नहीं आता। बात कर रहे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है कि जैसे हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, तो उस वो फॉर्मूला सही है या गलत है, तो ये हम लोग डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। बेसिक सिंपल भाषा समझो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है कि अगर आपने एक यूनिट इधर रखा है और एक यूनिट इधर रखा है, मतलब एक एलएचएस साइड में यूनिट है और एक आरएचएस साइड में यूनिट है, ठीक है, तो एलएचएस साइड में जो यूनिट लिखा हुआ है जो उसका डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आरएचएस साइड वाले का होगा। क्लियर है? यही होता है बेटा आपका सिंपल भाषा में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके बारे में बोलता है कि अ गिवन फिजिकल रिलेशन is dimensionally correct if the dimension of the various term in either side of the relation। कि मतलब कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप कोई भी साइड ले लो, तो उन दोनों साइड के का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हमेशा बराबर आना चाहिए। यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एग्जाम में कई बार पूछ देता है 1 मार्क्स में, तो आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें बेसिकली करना क्या है, इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा इसमें तीन एप्लीकेशन आप लोग करना है। सबसे पहला है कि कोई फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो चेक करना है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन के जो डायमेंशन आ रहा है वही राइट हैंड साइड में भी वही डायमेंशन आना चाहिए। अगर डायमेंशन दोनों तरफ का सेम आ रहा है, इसका मतलब जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाउंसर जा रहा है? अरे चलो क्वेश्चन से बताता हूं तब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एकदम सिंपल सी चीजों से बताता हूं। पहला एप्लीकेशन टू चेक, ठीक है, कि कोई जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, कि जो फॉर्मूला लिखा हुआ वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये चीज चेक करने के लिए एक पहला एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सिंपल सा स्टार्ट करें। देखो, तो बचपन से आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड से, मैं उसी से स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। याद करो बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, एकदम सिंपल सिंपल करा रहा हूं, ध्यान दो। v इज इक्वल टू यू प्लस at, ऐसा पढ़ा है। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये चीज हमको चेक करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जवान कर देता हूं जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या है इसका सीन। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को अगर पिक किया जाए, मान लो अभी पे मैंने पिक किया लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, आराम से समझो, कोई टेंशन कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी बहुत इजी चीज है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा v है बोले तो अपन लोग के पास क्या है, वेलोसिटी है ना। याद करो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या मैंने सिखाया था। वेलोसिटी बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन लोग क्या यूज करते थे, कैपिटल एल। टाइम के लिए क्या यूज करते थे, टी। तो अपन लोग के पास क्या आ गया, एल टी माइनस 1। ठीक, सिंपल सा। ये किसका बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड को चेक करो, राइट हैंड साइड को चेक करो।
तो राइट हैंड साइड पे बेटा अपन लोग के पास का u भी बेटा वेलोसिटी तो है ना, इनिशियल वेलोसिटी को अपन लोग u बोल देते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या आएगा, lt-1। देख लो कोई दिक्कत? अच्छा बीच में बेटा क्या है, प्लस, तो इधर पे अपन लोग ने लगा दिया प्लस। बेटा एक्सेलरेशन का अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब डेल्टा v बाय t। तो एक अगर आपको डायमेंशन याद हो, नहीं याद तो बेटा लेक्चर नंबर 1 देखो, lt-2 आया था। और टाइम के लिए वी कैन राइट व्हाट, दैट इज t। तो अब जरा बताओ क्या है अपन लोग के पास, lt-1 और t-2, t-2 बेटा क्या हो जाएगा, t-1 मतलब प्लस lt-1। अब कई बच्चे इसको लिख दोगे 2lt-1, जो कि गलत है। अब बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? अबे ये lt-1 जो लिखा हुआ है ये तो डायमेंशन है ना यार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मीटर में से 4 मीटर को जोड़ देते हो तो 2 + 2 4 होता है ना, और जो उसका यूनिट होता है मीटर वो भी कुछ हो जाता है क्या, वो तो मीटर 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 ही तो रहता है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड था। हाँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, आखिर ये तो मीटर पर सेकेंड, आंसर किस में आएगा, रिजल्ट क्या होगा बेटा, lt-1 ही होगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है? तो सिंपल सा मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ पे भी क्या आएगा, lt-1। क्यों बेटा, ये मीटर है, मीटर पर सेकंड है ना, तो आप जब 2 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड को ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है, 4 मीटर पर सेकंड। तो यूनिट तो आया 4, बट एक्चुअल में क्या था वो, मीटर पर सेकंड। तो इसको जरा सा नोट करिए बेटा जल्दी से, पॉज करके नोट कर लिया बच्चा। समझ में आया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड, आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड पे। तो हमको तो यहाँ डायमेंशन चेक करना है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मीटर पर सेकंड आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी मीटर पर सेकंड आना चाहिए। अगर इधर केवल मीटर आ रहा है तो इधर भी केवल मीटर आना चाहिए। चलो और एग्जाम्पल करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलो और देखते हैं। चलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चा, याद है कुछ? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था अपन लोगों के पास, s = ut + ½ at²। ठीक है, मैं इस सबको पूरा इरेज कर देता हूं, आप लोगों को देखने में ज्यादा आसानी होएगा। ठीक है, चलो देखो, तो अपन लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड में s है, h स्टैंड फॉर बेटा व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, केवल l। अरे लेंथ ही तो है बच्चा, ये लास्ट क्लास में सिखाया ना अच्छे से। अच्छा इसका बेटा राइट हैंड साइड जरा देखो, तो राइट हैंड साइड में अपन लोगों के पास क्या है, 1/2 at²। हमको इस वाले टर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा राइट हैंड साइड में 1/2 at² प्लस ut भी है, ये पूरा है, सॉरी, ठीक है। तो इस 1/2 से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 2 4 6, हमको 2 4 6 8 से नहीं मतलब, हमको देखना है उसके पीछे यूनिट कौन सा लगा, उससे मतलब होता है कि 2 4 6 मीटर है या मीटर पर सेकेंड है या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे हमको काम है, ठीक है। तो अब बताओ एक्सेलरेशन का बेटा क्या होगा, lt-2 होगा ना। टाइम का बेटा क्या होगा, t का स्क्वायर, ध्यान दो, प्लस वेलोसिटी का lt-1, है ना। और टाइम का फिर से क्या हो जाएगा, t। इसको सॉल्व करके देखो बेटा, t-2, t का स्क्वायर बच क्या जाएगा, केवल l, प्लस t-1 t, ये क्या बच जाएगा, l। अब l प्लस l 2l मत कर देना बेटा, ये लेंथ और लेंथ ऐड कर होगा तो क्या बनेगा, लेंथ ही तो बनेगा। अलजेब्रा आप लोग थोड़ी सॉल्व कर रहे हो कि 2x + 4x आपका 6, तो डिजिट जो होता है 2 4 वो 6 होता है, आखिर x तो ऐसे ही रह जाता है ना। तो हम यहाँ पे किसको देख रहे हैं, लेंथ, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो ऐड होकर आंसर किस में आएगा, मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, तो आंसर जो भी आएगा रिजल्ट वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। बेटा इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखो। नेक्स्ट बेटा अपन लोग के पास नेक्स्ट है, देखो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इधर पे, ठीक है, मैंने इधर पे लिखा एक और इक्वेशन, अगर आपको याद हो, v² = u² + 2as, बड़ा फेमस है, बहुत इजी है। तो इधर देखो बेटा, अगर l लेफ्ट हैंड साइड को अगर पिक करे तो अपन लोग के पास v² था, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ यहाँ पे, है ना। तो अब इसमें भी वही, ज्यादा मेहनत नहीं करना बेटा, इतना हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन 11th का स्टार्टिंग इसलिए पढ़ा रहे हैं, आगे चलिए चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, ठीक है। तो अभी बच्चा वाला बना के खुश हो जाए जल्दी से। अब कहीं रहता है कि इस पे बैठ के आईआईटी का क्वेश्चन लगा रहे हैं, फलना ढिलना, अरे भैया नहीं भैया, इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल सा चैप्टर है, स्कूल में पूछा जाता है, पढ़ के चल जाना है। जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ईजी आता है, इससे आप आराम से बना ले जाओ, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, l² t-2, लो भैया, है ना।
अब बताओ आरएचएस को अगर अपन लोग पिक करें, आरएचएस को अगर अपन लोग पिक करें तो आरएचएस में क्या है देखो, u स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो बेटा u स्क्वायर बोले तो क्या हो गया, ये lt माइनस 1 का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ही तो है और कुछ थोड़ी है। और 2 से तो हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, डिजिट से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली किससे मतलब है, एक्सीलरेशन का यूनिट से, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट से। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है याद आ रहा है, lt माइनस 2, और ये डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, केवल l। तो यहां देखो बेटा क्या आ गया, l स्क्वायर t माइनस 2 प्लस l स्क्वायर t माइनस 2, बेटा l इंटू l स्क्वायर ही होगा। अब इन दोनों जो यूनिट है, यूनिट मीटर मीटर अगर जुड़ता है तो मीटर ही होता है, मीटर स्क्वायर जुड़ता है तो मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर l स्क्वायर t माइनस 2 l स्क्वायर t माइनस 2 जुड़ेगा तो क्या होगा, l स्क्वायर t माइनस 2 ही रहेगा। क्लियर है। तो फिर से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यहां तक चीजें समझ में आई, इजी लगा। चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक और देखो, और देखो मिटाएं, चलो अरे चलो पॉज करके बेटा देख लिया करो आप लोग, ठीक है। अरे ठीक है क्या जो हम बोल रहे हैं, चलो और देख लिया जाए, और देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए एक और रिलेशन बेटा मैंने लिख दिया, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं बट मैं आपको सिखा रहा हूं, बस अभी सीखते चलो। मान लो एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, mgh। मान लो ऐसे रिलेशन दिया हुआ है, अब चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो बेटा, क्या अपन लोग 1/2 से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो यूनिट से मतलब है ना बेटा। 1 हो 2 हो 3 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना यार, कांस्टेंट नंबर्स है, इनके पास डायमेंशन कहां होता है। तो मास का देख लो बेटा, मास के लिए क्या लिखेंगे m, वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1, और स्क्वायर था इस वजह से इधर स्क्वायर लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ml स्क्वायर t माइनस 2। लो भैया ठीक है ना। अब इधर देखो राइट हैंड साइड में अपन लोग के पास क्या है, mgh है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, मास का हो जाएगा m, g बेटा क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो वही एक्सेलरेशन वाला ही है इसका lt माइनस 2, और हाइट क्या हो गया बच्चा, लेंथ, तो इधर पे लगा दीजिए लेंथ। तो ये अपन लोग के पास क्या आ गया, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता था, जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा। तो ये डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। तो लो भैया दोनों तरफ सेम आ गए, इसलिए डायमेंशनली ये फॉर्मूला जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चा, देख लो। अच्छा और देखो, और देखो, और देखो, देखो ऐसा है कि अब जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे चीजें आते जाएंगी और इजी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, मान लो मैंने एक और लिया, एक और ले लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब ये टाउ स्टैंड फॉर बेटा होता है टॉर्क, ठीक है, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब पढ़ना है, मैंने आपको पहले भी बोला था। अभी देखो ऐसा होगा ना कि बहुत जगह ऐसे फॉर्मूले आएंगे जो आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं है, तो अभी पॉसिबल नहीं कि मैं जाके आपको पहले वो पूरा फॉर्मूला पढ़ाऊं और फिर आगे डायमेंशन पढ़ाऊं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डायमेंशन पे ज्यादा टाइम देने का भी जरूरत नहीं है, बेवकूफी करोगे, ठीक है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अभी आपने फिलहाल बस इतना सीख लो कि अपना काम चल जाए, ठीक है ना। बाकी तो फॉर्मूला पढ़ना ही है ये सारी चीजें, ठीक है। रोटेशन में ये सब आएगा तो उस टाइम में फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बट जो हो सकता है मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, फॉर्मूला याद करते चलो जितना याद कर सकते हो। इनर्शिया का बेटा फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में देखो मैं यहां लिखता हूं, I इज इक्वल टू बेटा होता है mr स्क्वायर, ठीक है। अल्फा जो होता है बेटा ये होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा ओमेगा जो होता है बेटा ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। एंगल से sin 30 बोल रहे हैं, sin पाई बाई 2 बोल रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ठीक। तो अब जैसे देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। मान लो अगर मुझे ओमेगा का निकालना होगा, तो ओमेगा बेटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ये हो जाता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे यहां से अगर कोई चीज स्टार्ट हुआ ऐसे करके किसी टाइम पे ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, तो एंगुलरली मान लो इधर से शुरू हुआ था और चलते चलते वो यहां तक पहुंचा, तो कितना एंगल कवर किया, जो भी एंगल, तो जितना एंगल उसने कवर किया तो रहा थीटा, और जितना टाइम लगा बाई टी। तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो टी का बेटा क्या हो जाएगा, टी का पावर -1 है ना।
अब उसी तरह अगर मैं पूछूं कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, तो ये होता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो एंगुलर ओमेगा क्या था बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका वैल्यू कितना था, t-1 है, तो अल्फा का कितना आ जाएगा बोलो। ये एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आता है, t-1/t, दैट इज t का पावर -2। तो यहीं पे सिखाते चलते हो, जो जो आते रहेगा अपना देखते रहेंगे। उसी तरह मान लो अगर मैं पूछूं इनर्शिया, तो इनर्शिया तो बेटा mr², m स्टैंड फॉर मास, r स्टैंड फॉर डिस्टेंस, तो लो भैया ml² आ गया। और टाउ को देखना चाहोगे बेटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप लोग को फोर्स का याद होगा, ये बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं फिर भी, ठीक है। मैं पूछूं टॉर्क का, तो टॉर्क होता है बेटा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बेटा क्या होता था, याद आ रहा है, मास इनटू एक्सीलरेशन, फर्स्ट लेक्चर देख के आओगे, नहीं समझ में आ रहा है तो मास का m, एक्सीलरेशन का अपन लोग क्या लिख सकते हैं, LT-2, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे बेटा, L, तो अपन लोग के पास क्या आ गया, ml²t-2। अब चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही है गलत है। तो ये तो एक्चुअली बेटा जो टॉर्क हमने लिखा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लिया, और राइट हैंड साइड में क्या था, mr² ना, या सॉरी टाउ इज इक्वल टू क्या था, I इंटू अल्फा। चलो चेक करते हैं। चलो मान लो बच्चा अगर मैं RHS को अगर लेता हूं, तो RHS में अपन लोग के पास क्या है, I इंटू अल्फा। I का जो वैल्यू बेटा कितना आया है, देखो इधर m इंटू l², तो लिख दो यहां m इंटू l का पावर -2, सॉरी l² था ना, m इंटू l का स्क्वायर। और अल्फा का जो वैल्यू बेटा कितना आया है बताओ, अल्फा 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 ये रहा देखो t-2, इधर लगा दो t-2, इसको हम लोग देखें तो कितना आ रहा है, ml² t-2। देखो तो बेटा सेम आ रहा है क्या, LHS में भी ml² t-2 आया था, RHS में भी क्या है, ml² t-2। चलिए इसको नोट करिए बच्चा, पॉज करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, जैसे मान लो अपन लोग के पास है t इज इक्वल टू 2π√m/f/x, ठीक है। एक्चुअली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल एसएचएम होता है, ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल अपना मोटिव है चेक करने के फॉर्मूला सही है या गलत है, क्लियर है। तो जैसे इधर वाला तो कॉम्प्लेक्स बेटा टाइम दिख रहा है, तो इसके लिए तो अपन लोग के पास t हो जाएगा एलएचएस में, ठीक है। चलो आरएचएस का बताओ, जैसे मान लो बेटा आरएचएस का मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, 2π का कोई मतलब है नहीं, अरे वैल्यू है ना बेटा न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं। √, ये बेटा क्या आपके पास m, फोर्स का बेटा क्या होता है, फोर्स का mlt-2, ठीक है। और x स्टैंड कर रहा है मान लो किसके लिए बच्चा, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये एक्चुअल बेटा यहां से आता है, अगर आप अभी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, मतलब कुछ लेक्चर्स कुछ चैप्टर्स के बाद, ठीक है, स्प्रिंग वाले में f इज इक्वल टू -kx, यहां से आते हैं k का वैल्यू f/x, ठीक। तो अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं फिलहाल, ये आया। और एक्चुअल में t इज इक्वल टू होता है 2π√m/k, ठीक। ये एसएचएम में पढ़ोगे। फिलहाल हम इसको सही करना चाहते हैं या गलत है सही, ये चेक करना है। तो चलो देखते हैं, x स्टैंड फॉर बेटा l हो गया, तो l से तो l गया कैंसिल, m से बेटा m भी गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बच रहा है, t का पावर -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √t का स्क्वायर, और ये जब बाहर आएगा तो बच क्या जाएगा, केवल t। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। आगे बढ़े, फटाक से बेटा पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत तगुल्लफ नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा अपन लोग के पास, लैम्डा इज इक्वल टू h/m/v। ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। जहां पे जो बेटा h है वो बता रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट को। अब बोलोगे सर ये सब चीजें अभी नहीं पढ़ी है, मेरे को पता बेटा नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। मैं फिर से वही स्टेटमेंट कि जब आगे बढ़ोगे तो आएंगी चीजें, पढ़ोगे, है ना। केमिस्ट्री में शायद सुना होगा कभी जिंदगी में, तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं बेटा, ये होता था E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। इतना एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है, सन से रेज जो आता है उसके पास इतना एनर्जी रहेगा, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी देता है और ये बाहर निकलता है, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अभी तो उतना केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानना, फिलहाल इधर देख लो फॉर्मूला वहां से आता है। तो अब यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि
कि बेटा बताओ h का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, कैसे निकालेंगे? E स्टैंड फॉर बेटा एनर्जी, E स्टैंड फॉर एन। तो जो जो चीजें जहां है मैं वही बताते चलता हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ताकि दिमाग में रहे, बाकी हमको उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। म्यू स्टैंड फॉर बेटा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, H स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी बेटा किसके बराबर? वर्क। अगर हम काम कर रहे हैं तो एनर्जी लगेगा ही, तो जो बेटा वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का भी होता है। वर्क का भी जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है। क्लियर है? अच्छा, तो अब बताओ मुझे बेटा वर्क का, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट बताओ इसका। फोर्स का क्या हो जाएगा बेटा? mlt-2 फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हैं हम लोग? L। तो ये कितना आ गया? ml²t-2। लो भाई, ये किसका निकला बेटा? E का। अच्छा, E का आ गया ना ml²t-2। अब और इधर क्या अपन लोग के पास? H, इसी का तो डायमेंशन निकालना अभी। और म्यू का बेटा क्या होता है? टाइम, 1/टाइम पीरियड होता है ना म्यू, तो 1/t कर दिया है। अब t इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? ml², t इधर आएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो t का पावर -2 इंटू t क्या हो जाएगा? t का पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसका डायमेंशन निकाल लिया? h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर आपको याद रह सकता है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद रहता है तो ये फॉर्मूला याद रखो, E = h न्यू, आपका डराइव अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो कल वाला रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। तो हमें भी फिलहाल तो चेक करना है। लैम्डा स्टैंड फॉर बेटा वेवलेंथ, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे बाद में, ठीक? आखिर है तो लेंथ ही ना, और तो कुछ है नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो अपने पास लिखा हुआ है इसका डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगा? L, ठीक है। और राइट हैंड साइड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है? H/m/v। V स्टैंड फॉर बेटा वेलोसिटी, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, M फॉर मास, और H स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, देख लो बच्चा, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा अपन लोग के पास? चलो चेक करते हैं। तो RHS में अपन लोग के पास क्या है? H/mv। तो H का देखो आपने क्या निकाला था? ml²t-1, तो लिख दो ml²t-1, है ना? m के लिए बेटा मास के लिए क्या रखेंगे? m, वेलोसिटी के लिए क्या रखेंगे? lt-1। देख लो, ठीक है यहां तक। अब बताओ बच्चा, m से तो m गया कैंसिल, t-1 से t-1 गया, ये एक l से एक l² गया, तो क्या आ गया? l। तो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है लैम्डा h/m × v, ये डायमेंशनली करेक्ट है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। काफी एग्जांपल करा दिए, मन भर रहा है और करते हैं। चलो इसको पॉज करके नोट करो और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा अपन लोग के पास, v ऐसे करके दिया P⁴ T8 eta into L। P stand for pressure, time, coefficient of viscosity, length, radius and volume। V stand for volume, ठीक है। अब है कहानी, ये एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है बेटा ये है आपका HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो जरा। इसमें है कि हमको चेक करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, करें स्टार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड को बेटा अगर, अच्छा तो यहाँ पे बेटा जितनी क्वांटिटी है वो तो हम लोग को पता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो चलो ये भी निकाल लेंगे, टाइम का निकाल लेंगे, लेंथ भी निकल जाएगा, और जो v है v स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ये भी निकल जाएगा। अब टेंशन कहां पे है? ईटा के बारे में नहीं जानते, तो बेटा ये जो ईटा है इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, फ्लूइड्स चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आएगा विस्कोसिटी, तब आपको समझाऊंगा अच्छे से। फिलहाल आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, दैट इज F = -eta A × dv/dx। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हमें उतना माथा दर्द नहीं पालना है, फिलहाल हम लोग इस ईटा का जो डायमेंशन होगा वो निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ईटा का? तो फोर्स का बेटा mlt-2 होता है, ये लास्ट क्लास में भी सिखाया है, प्रैक्टिस कराया है। हाँ जी सर, प्रैक्टिस तो कराए हैं आप, पर हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, अभी तो आप कर लो यार, अब नहीं करेगा तो सब कब करेगा? हैं? कब खून खोलेगा तुम लोग का? हैं? कब बदला लेगा? देखो क्या कहानी। अब बेटा देखो ईटा को ऐसे ही रहने दो, एरिया का क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर, dv स्टैंड फॉर बेटा वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ाएंगे फिजिक्स में आगे कि dv डेल्टा v जो लेते हैं क्यों लेते हैं, चेंज होता है एक्चुअल में, स्मॉल चेंज के लिए dv लेते हैं। तो वेलोसिटी है तो यूनिट इसका lt-1 ही रहेगा, और नीचे डिस्प्लेसमेंट dxl। तो अब जरा देखो बेटा, एक l से एक l तो गया चांद पे, तो बच क्या जा रहा है जरा देखो, mlt-2, और इधर से कौन आ जाएगा?
एक t माइनस वन आ जाएगा और एक l स्क्वायर आ गया। देखो l स्क्वायर और t माइनस वन इधर आ गया, तो यूनिट क्या आ गया अपन लोग के पास, देखो एक l से तो एक l गया, तो m l ऊपर जाएगा तो माइनस वन और t ऊपर जाएगा तो बेटा प्लस t ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा t माइनस वन। तो ये बेटा अपन लोग के पास आ गया ईटा का डायमेंशन। देख लो, अरे देख लो, तो मैं इसको जरा मिटाता हूँ और चेक करता हूँ क्या क्या आ रहा है। देखो पॉज करके लिख लिया करो बच्चों, ठीक है ना। अब सर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखो जरा। तो मान लो बेटा अगर हम लोग मानना क्या है, यही लेना ही है और कोई ऑप्शन में नहीं है, आरएचएस लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो आरएचएस को लिया तो पाई से तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग बेसिकली इस पे जा रहे हैं। पाई और 8 तो ये तो बेटा न्यूमेरिक वैल्यूज का कोई डायमेंशन नहीं, हम पी आर टी और ईटा और एल पे कंसंट्रेट करेंगे। देखो पी बेटा क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, है ना। तो फोर्स का क्या होता था, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ गया प्रेशर का। तो चलो प्रेशर वाला लिख देते हैं पहले, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये लो प्रेशर का निकल गया। आर स्टैंड फॉर बेटा लेंथ, रेडियस है ना, तो लेंथ का पावर 4 ये भी रख दिया। टी स्टैंड फॉर टाइम, तो इधर पे रख दिया टाइम, ठीक है ना। अब जरा देखो अपॉन ईटा जो है बेटा, ईटा का भी निकाला ना थोड़ी देर पहले, कितना आया था, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये लो, ठीक। टेंशन मतलब सर ये फॉर्मूला भी याद नहीं यार, इसीलिए तो बोला था डायमेंशन लास्ट में पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी बस इतना जान लो, स्कूल में काम चल रहा है, ठीक है ना, बाकी धीरे धीरे खुद जान जाओगे। और एल का बेटा क्या हो जाएगा, लेंथ, तो ये रहा एल। अब देखो जो जो उड़ा सकते उड़ा दो, एम से तो एम चला गया सबसे पहले, और क्या उड़ा, देखो एल माइनस वन भी उड़ गया, है ना। और क्या उड़ रहा है, और क्या उड़ रहा है, देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, देख लो गड़बड़ तो नहीं है। देखो तो t माइनस वन और यहाँ पे क्या था बेटा, देखो t माइनस टू और t, तो t का पावर माइनस वन बचेगा, नीचे भी t का माइनस वन है, तो लो ये भी गया। और देखो l का पावर 4 है, यहाँ पे क्या आपके पास l है, तो आपके पास क्या आ गया, l का क्यूब। देख लो आराम से करना आ जाएगा। तो अपने लोग के पास आरएचएस में l का क्यूब आया और एलएचएस में तो कोई टेंशन ही नहीं लेना बेटा, वॉल्यूम लिखा हुआ तो l का क्यूब ही आएगा। तो डायमेंशन ये बेटा, ये जो फॉर्मूला लिखा ये भी हमारा सही है। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, और क्वेश्चन किया जाए तो चलो देखते हैं। और देखो बच्चा, आपके पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लो मैं इसमें थोड़ा सा स्टार बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा हटके वैरायटी है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि बताइए ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए बताइए ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा फॉर दिस इक्वेशन। मैं आपसे ओमेगा का डायमेंशन नहीं पूछ रहा, मैं इस इक्वेशन के लिए ओमेगा का डायमेंशन पूछ रहा हूं। अब बोलो सर कंफ्यूजन हो गया, ओमेगा का तो हम लोग को याद है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ पे लगा दिया t का पावर माइनस वन। मैं कहा हाँ जी चलो ठीक है, ठीक है, तुक्के से सही है, लेकिन थोड़ा समझो कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला चीज आएगा, बहुत लोग बोलेंगे कि सर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx अगर आपने लिखा है तो ये तो साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये साइन का क्या हो गया, थीटा, ये साइन का क्या हो गया, थीटा, मतलब एंगल हो गया, है ना। तो उस हिसाब से वी कैन राइट बेटा क्या कि ओमेगा t माइनस kx भी बेटा क्या, ये एंगल हो गया ना एक, ये क्या है एक एंगल। अगर एंगल है तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, बोलो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। क्लियर है, तो सर यही हो जाएगा, नहीं अब ध्यान दो। अब मैं कह रहा हूं कि ओमेगा t माइनस kx डायमेंशन लेस है, मतलब ये साइन का ये जो पूरा थीटा है ये डायमेंशन लेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा t माइनस kx क्या आपका डायमेंशन लेस। अब ओमेगा t माइनस kx डायमेंशन लेस कैसे हो सकता है बताओ। इसका मतलब कि ओमेगा t जो यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला डायमेंशन लेस क्वांटिटी माइनस डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या आएगा, डायमेंशन लेस तो आएगा। अरे यार जैसे मीटर में मीटर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, मीटर, मीटर में से मीटर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, मीटर। उसी तरह किसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी को डायमेंशन लेस क्वांटिटी से प्लस या माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, डायमेंशन लेस आएगा। क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, इस ओमेगा टी को देखो, तो ये जो ओमेगा इंटू टी लिखा हुआ है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस कैसे बन सकता है, जरा सोचो। ओमेगा इंटू टी को हम लोग डायमेंशन लेस कैसे बना सकते हैं। तो ओमेगा इंटू टी को डायमेंशन लेस होने के लिए कंडीशन क्या है बताओ। ओमेगा का बेटा वैल्यू कितना रख दिया हम लोग, टी का पावर माइनस वन, और यहाँ पे भी टाइम है यानी कि टी, तो ये कट कुट आगे क्या हो गया, खत्म। ये कैसा क्वांटिटी बन जाएगा, डायमेंशन लेस।
है ना। तो ओमेगा का जो यूनिट होगा, इस वजह से यहां पे क्या आना चाहिए, टी का पावर -1। समझ में आया, नहीं आया बेटा फिर समझो। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स दिया हुआ था, ठीक है। तो कई लोग इसको देख के बोलेंगे डायमेंशन लेस होगा, क्यों, क्योंकि ये तो थीटा है। हाँ भैया सही है, थीटा है तो डायमेंशन लेस होगा, पर हमसे क्वेश्चन में ओमेगा का पूछा था, तो हमने बोला कि ये जो पूरा क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, इसका मतलब कि ये दोनों का माइनस भी क्या आएगा, डायमेंशन लेस। अगर ये दोनों का माइनस भी डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। तो ओमेगा इंटू टी को डायमेंशन लेस कैसे बनेगा, तो टी का तो बेटा टी होगा, ओमेगा का कितना रखना पड़ेगा, टी -1, तब तो ये डायमेंशन लेस बनेगा। तो कितना आ गया अपने पास, टी का पावर -1। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। मिटाएं, इतने क्वेश्चन बेटा काफी है, बाकी प्रैक्टिस के लिए और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एचसी वर्मा में अगर आप लोग चाहो तो आज क्वेश्चन नंबर 18 पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना, उसमें आपके पास 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 19 कर सकते हो आज आप लोग अटेम्प्ट। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो देखते हैं। तो एक तो हमने एप्लीकेशन किया कि हम लोग चेक करते हैं कि जो गिवन फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं है। समझे बच्चा पार्टी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखो बच्चा, सेकेंड एप्लीकेशन अपने पास, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो आप इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि बेटा हम लोग फॉर्मूला का मतलब किसी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, वो भी डायमेंशन का यूज करके। क्लियर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लो मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। हम उसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, मतलब एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। यार टाइम पीरियड को बोलते हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो जितना उसको टाइम लग रहा है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, कंप्लीट इसमें। ठीक है, यहां से शुरू हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो जितना टाइम लगा उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, दैट इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। अच्छा, तो सर अब क्या करें, आपको दिया हुआ रहेगा कि जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे अपन लोग को दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो डिपेंड करता है फर्स्ट जैसे हमको दिया है, डिपेंड्स अपॉन मास। पहला मान लो, पहले बोला कि जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर। ठीक है, दूसरा हम लोग को दिया हुआ है कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ। और तीसरा बेटा मान लो दिया हुआ है, डिपेंड्स अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मान लो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फिलहाल ले लेते हैं। ठीक, तो हमें डिराइव कैसे करेंगे हमें वो सीखना है। आपको हर बार क्वेश्चन दिया रहेगा कि फलना चीज फलना पे डिपेंड करता है, तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर है। तो कैसे किया जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को, तो देखो बेटा इसको करने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही, कोई बड़ा चीज नहीं करने वाला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है बेटा कि आइदर साइड ऑफ इक्वेशन में दो, मतलब इक्वेशन के दोनों साइड में जो डायमेंशन आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, सेम आना चाहिए, उसी बेसिस पे सॉल्व होता है। तो देखो स्टेप्स क्या है बेटा, स्टेप्स क्या है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखो। सबसे पहले बोला था कि जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर। तो हमने बोला चलिए T इज प्रोपोर्शनल टू मास, इसकी पावर ले ली। हमें नहीं पता यहाँ स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, 1/2 क्या होगा भी नहीं पता, हमने एक वेरिएबल ले लिया ये। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट बोले बेटे डिपेंड्स अपॉन लेंथ, तो मैंने बोला ठीक है लो भैया प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका पावर ले लिया b। ध्यान से देखते चलो, जिसपे बोला है वो चीज लिख के उसका पावर लेते जाओ, a b c d, 10 क्वांटिटी दिया है चाहे 5 दिया है तो a b c d e f g h सो ऑन जाते जाएगा, जितने भी डिपेंड बोला है। तीसरा बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो लो भैया प्रोपोर्शनल टू g की पावर c। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब क्या करें, अगर बेटा तीनों को मिला दिया जाए तो t इज प्रोपोर्शनल टू अपन लोग के पास आ जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c। देख लो ध्यान से, बहुत इजी है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। आगे देखिए बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में ऐसे ही होता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। अब सर कांस्टेंट क्यों लेते हैं यार, जब किसी दो चीज में कंपैरिजन करते हो तो केवल हम उन्हीं दो चीजों की बात करते हैं, बाकी अदर फैक्टर्स को इग्नोर मारते हैं, तो वही अदर फैक्टर्स के लिए हम लोग कांस्टेंट के यूज कर लेते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे समझो,
ठीक है, बाकी कहानी और आगे आएगा, वो हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं और उसका वैल्यू लिख देते हैं। ठीक, अच्छा तो के ये और ये जो रहेगा ये कैसा क्वांटिटी रहेगा हमेशा, जो आपने कांस्टेंट लोगों कैसा रहेगा बेटा, डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये कोई टेंशन दर्द देने वाला नहीं, ये एक्चुअली में वैल्यू आएगा, ये एक वैल्यू अगर 2 2 4 6 3 2 पाई 4 पाई 6 पाई कुछ आएगा, वो हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। क्लियर है? अच्छा अब क्या करें, तो T इज इक्वल टू के एम ए एल बी जी सी, यहां तक हो गया। अब मेरा जो काम है इसको सॉल्व करने के लिए बच्चा, उसमें हम लोग बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे कि ए बी और सी का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर ले। सर कैसे? देखो बेटा T स्टैंड फॉर टाइम पीरियड ना, तो अभी देखो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो T हो गया अपन लोग के पास, लेफ्ट साइड में मास वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हम इधर पे लिख सकते हैं m0, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कोई लेंथ वेंथ है नहीं, इसीलिए एल भी क्या ले लिया 0। देखो यहां तक में कोई दिक्कत कोई तकल्लुफ हो तो कृपया करके हमें बताया करिए, हैं, और समझ में आए तो कमेंट करके बताया करो, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो बेटा मास है ना, मास के लिए क्या यूज करते थे, कैपिटल एम, चलो छाप देते हैं, तो के इधर पे लिख दिया कैपिटल एम, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो m टू द पावर इधर पे रख दिया a, बेटा L स्टैंड फॉर लेंथ, तो ज्यादा टेंशन क्यों लेना है, यहां पे लिख दिया हमने, लो भैया L टू द पावर b। और बेटा g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने पढ़ रखा है LT माइनस कितना था 2 ना, तो लिख दो LT माइनस 2 और इसकी पावर लिख दो c, हो गया। अब एक जैसे वालों को एक जगह लिखो, मतलब सर अब देखो यहाँ m तो कुछ है नहीं, तो m को तो ऐसे ही रहने दो, k m टू द पावर a, एकदम स्टेप पे फॉलो करते चलिए जाए, आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आ रहा है इससे, है ना, इतना आसान पूछेगा तो सब आईआईटी ने बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब इधर देखो बेटा L जो है L की पावर B, L जब C इस पे आएगा तो L की पावर C हो जाएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन में है ना L और L, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, L टू द पावर B प्लस C। देख लो बेटा C इस पे भी आएगा, C इस पे भी आएगा ना, तो L का पावर B, देखो C इस पे भी आया इस पे भी आया, तो L का पावर C L का पावर B, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इधर B प्लस C आ गया, और C इधर T पे आएगा तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस 2C, और तो कोई है नहीं यहाँ पे T, तो यहाँ पे लिख दीजिए T का पावर माइनस 2C। अब इतना करने के बाद इधर पे भी M L और T है, इधर पे भी M L और T है, तो अब इनके पावर को कंपेयर कर लो बेटा, इनके पावर्स को मतलब एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लीजिए। सर कंपेयर बोले तो अरे इसे करो, देखो m का पावर 0 यहाँ n का पावर a है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर 0 होगा। अरे यार बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यही होता है कंपेयरिंग, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब इधर जरा देखो l का पावर बेटा b प्लस c है, l का पावर 0 है, तो इधर पे लिख दो b प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अब इधर जरा देखो बच्चा t का पावर यहाँ क्या है 1, यहाँ t का पावर कितना है माइनस 2c, तो लिख दो 1 बराबर माइनस 2c, तो यहां से देखो बेटा c का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1/2, देख लो c का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1/2। अब यहां से निकाल लो b का वैल्यू क्या आएगा, b प्लस c का पावर रख दो माइनस, मतलब वैल्यू कितना था माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू अपन लोगों के पास कितना आ गया 1/2। लो भैया क्वेश्चन सॉल्व। सर हो गया, हाँ भैया हो गया, देखो तो सही। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब कुछ नहीं भैया कॉपी पेस्ट कर दो। क्या, यहाँ देखो आपके पास क्या था, t इज इक्वल टू k m टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c, इन्हीं पे तो डिपेंड करता था, अब छाप दो, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k m टू द पावर, बेटा a का वैल्यू कितना आया था 0, देख लो इधर a का वैल्यू 0, तो यहाँ पे रख दिया हमने 0, यहाँ l था तो बेटा l रख दिया, b का वैल्यू कितना आया था देखो जरा 1/2, तो यहाँ रख दिया 1/2। अब जरा देखो बेटा g के ऊपर c था, c का वैल्यू कितना आया है माइनस 1/2, तो इधर पे रख दिया हमने g का वैल्यू माइनस 1/2। थोड़ा सॉल्व किया जाए तो k, बेटा किसी का पावर 0 होता तो वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो 1 रख दिया, और इधर l का पावर 1/2 g का पावर 1/2। ध्यान से देखो बच्चा, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k, l का पावर 1/2 g का पावर भी 1/2, मतलब अंडर रूट l/g। और एक्सपेरिमेंट करके बेटा पेंडुलम के लिए निकाला जाता है तो एक्चुअली में k का जो वैल्यू आता है वो आता है 2 पाई। मैंने नहीं निकाला, एक्सपेरिमेंट करके निकाला है मेरे ऊपर वालों ने, ठीक। तो t इज इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट l/g। खत्म बच्चा, इजी लगा, मजा आया कि नहीं आया, सब कुछ बोर्ड में दिख रहा था, तो कॉपी करिए इसको बढ़िया से, फिर हम लोग आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा दिया है
कि escape velocity जो है किसी प्लैनेट के ऊपर, escape velocity क्या होता है बेटा, जैसे अर्थ है ना, तो कहता है कि हम लोग को कितना वेलोसिटी चाहिए। मान लो अर्थ एक प्लैनेट तो है ही, पता ही है। अब यहां से किसी चीज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें से निकल के बाहर कहां चल जाए, सोलर सिस्टम में। अरे मतलब ग्रेविटेशन, मतलब जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको क्रॉस करके चल जाए, तो उसके लिए हमको इसको कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा कि ये ग्रेविटेशन, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से निकल जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? तो अब अर्थ का तो ऐसा हुआ, हर प्लैनेट का अपना अपना होगा, तो वही आपसे रिलेशन पूछा है कि बताइए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। अगर अगर बोलता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है किसी प्लैनेट का, वो डिपेंड करता है, मान लो मेरे पास बेटा एक प्लैनेट है जिसका रेडियस दिया हुआ है r, डेंसिटी दिया हुआ है रो, और g दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? अब बोला है कि इसका एस्केप वेलोसिटी के लिए आप लोग फॉर्मूला बताइए, ठीक है, या रिलेशन बताइए। एस्केप वेलोसिटी, रेडियस, यूनिवर्सल कांस्टेंट g, और रो हो गया आपका डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट। क्लियर है? तो इन तीनों के बीच में आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो अब जैसे क्वेश्चन में बोल दिया है कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी जो अपना होता है, ठीक है, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। तो उस हिसाब से अगर हम लिखें तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले रेडियस तो लिख दिया r की पावर a, फिर बोला है बेटा कि जो एस्केप वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो बोलना चाहो, तो g टू द पावर b। फिर जो एस्केप वेलोसिटी बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, मतलब प्लैनेट, ठीक है, तो इधर पर रख दिया रो टू द पावर c, है ना। अब इतना करने के बाद देखो, इतना करने के बाद क्या करेंगे सर, अब देखो, अब मैंने आपसे बोला कि अब इनको तीनों को जरा कंबाइन करो, तो प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर a, g टू द पावर b, रो टू द पावर c। पॉज करके बेटा खुद से टाइम किया करो अगर आगे का स्टेप आ रहा है तो, ठीक है। अब है तो बच्चा ये वेलोसिटी ही है, ठीक। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिए तो अपन लोग के पास क्या, इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे k, ठीक है ना। यहां पे अज्यूम कर लो कोई कांस्टेंट आपके पास k है, जो कि कैसा होगा बेटा, डायमेंशनलेस। कैसा होगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। पहले बताया जो कांस्टेंट आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। अच्छा, अब बात आ रही है r का। r बेटा लेंथ ही है तो l टू द पावर a। g का यूनिट निकालना सिखाए थे पहले, कितना होता था, नहीं याद आ रहा है तो चलो देख लेते हैं। g का डायमेंशन क्या होगा, f इज इक्वल टू बेटा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। f का क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2 g, m इंटू m बेटा क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, r बोले तो लेंथ का स्क्वायर। तो देखो बेटा g का वैल्यू कितना आ गया, l इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml का क्यूब, है ना, और t माइनस 2 बाई m का स्क्वायर। तो देखो g का जो था डायमेंशन क्या आ जाएगा, m माइनस 1, m माइनस 1, l का क्यूब, t माइनस 2। देख लो g का आ गया ना डायमेंशन, तो अब क्या लिख दिया जाए बताओ, g की जगह पे क्या लिख दूं मैं, m माइनस 1, l का क्यूब, t माइनस 2। ठीक है बच्चे, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डेंसिटी का याद आ रहा है, डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास के लिए तो m हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए l का क्यूब, तो ये ml माइनस 3। चलो इसको पुट कर दो यहाँ पे, ml माइनस 3 का c हो गया। यहां तक देखो मिटा दिया, थोड़ा स्पेस चाहिए था। अब जरा देखो बेटा इस स्टेप के बाद क्या लिखा, तो VE का जो होगा वो क्या हो जाएगा, m0LT माइनस 1, है ना। और अब इधर बताओ जरा मुझे, m के लिए अगर लिखे तो कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, m टू द पावर माइनस b, है ना। देखो b इस पे आएगा बेटा माइनस b हो जाएगा, और ये वाला इस पे आएगा क्या बन जाएगा, c, यानी माइनस b प्लस c, ठीक है। अब जरा देखो l को जरा देखो, l के पास क्या है a, l के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b, और l के पास क्या आ जाएगा माइनस 3c। तो जरा लिख दो इसको भी, a प्लस 3b माइनस 3c हो गया। अब जरा t को देखो बेटा, t के पास क्या है माइनस 2, t तो एक यहीं पे और तो t है नहीं कहीं, तो t के लिए क्या हो जाएगा माइनस 2b हो गया। और इधर पे तो अपन लोग के पास k है ही, ठीक है ना। अब क्या करें, कंपेयर कर लो बेटा इसको, ये देखो कंपेयर करें तो 0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी,
है ना। उसी तरह दूसरा इसको L को कंपेयर करो, L के पास तो 1 है, तो a प्लस 3b माइनस 3c इज इक्वल टू 1, और t को जरा कंपेयर करो बच्चा, तो क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, यानी -2b इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। पावर को बेटा कंपेयर कर लिया। अब जरा बताओ मुझे b का वैल्यू यहां से कितना आ गया 1/2, है ना। b का वैल्यू कितना आ गया 1/2। उसी तरह देखो यहां से c निकल जाएगा, 0 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c, तो c का वैल्यू आ गया 1/2, ये लो आ गया। अब बेटा आपके पास c भी है b भी है, तो a तो निकाल ही सकते हो, कितना हो जाएगा देखो जरा, a प्लस 3 इंटू बी की जगह 1/2 माइनस 3 इंटू सी की जगह भी बेटा 1/2 इज इक्वल टू 1। अब जरा देखो बच्चा क्या हो जाएगा, a प्लस 3/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, है ना। अब क्या करें, ये जो इक्वेशन था इसमें उठा के पुट कर दो, तो escape velocity इज इक्वल टू क्या आ गया अपन लोग के पास, k तो कांस्टेंट है, r टू द पावर a, तो a का वैल्यू बेटा 1 आया तो इसको r ही रहने दो, इनटू g है बेटा, g का वैल्यू g के ऊपर b है, b का वैल्यू कितना आया 1, b का 1/2, तो g का वैल्यू बच्चा 1/2, और रो मतलब रो के ऊपर c था, तो रो का कितना वैल्यू आया 1/2, तो रो की जगह भी क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी अपन लोग के पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा k अंडर रूट g इंटू रो। ये रहा बच्चा आपके पास escape velocity का फॉर्मूला। क्लियर है, टफ तो नहीं लग रहा है, एकदम इजी है। देखते चलो और प्रैक्टिस कराता हूं, इसको नोट करो बेटा पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, अगर हमें दिया हुआ है कि बोलता है कि जो वेलोसिटी होता है साउंड का वो किसी मीडियम में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस मीडियम, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ गैस इन अ साउंड मीडियम मान लो दिया हुआ है, डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, मतलब साउंड का जो स्पीड जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है कि वो जिस गैस से पास हो रहा है उस गैस का इलास्टिक लिमिट क्या है, ठीक है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, और दूसरा दिया है उस गैस का जो डेंसिटी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो हमें उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक। अच्छा, तो हमें जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सबसे पहले बोला है इलास्टिसिटी पे, ठीक है, पहला। दूसरा बोला है बेटा कि डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, दो चीजों पे, तो इसकी पावर a इसकी पावर b। अब आप बोलोगे सर इलास्टिसिटी तो हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं आप लोग को ये बेटा आप लोग पढ़ोगे सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, वहां पे इलास्टिसिटी आएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी में आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखना चाहो तो देखो, हल्का सा मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा टच करते रहता हूं बेटा। सबसे पहले देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं बस, ठीक। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा mlt-2, है ना, अपॉन एरिया का क्या हो जाएगा L²। देखो ये सब पढ़ता है स्ट्रेस, ठीक है, लेकिन अभी तो वो चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकते है ना, तो फिलहाल आप लोग को मैं बस टर्म समझा रहा हूं, तो टेंशन नहीं है सर इतना सारा कैसे आएगा, पहले 100 बार रिपीट कर चुका हूं ये बात को, कि आगे आप लोग पढ़ोगे तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। अब एक बार स्ट्रेस समझ लोगे, फॉर्मूला याद रहेगा, तो डायमेंशन तो निकाल ही सकते, वही काम किए। चलो देखो, तो ml-1t-2 आ गया ना, ये अपन लोग के पास स्ट्रेस का आ गया। उसके बाद बेटा होता है स्ट्रेन, तो जो स्ट्रेन है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ये एक्चुअल में होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऐसा सीन होता है। तो मतलब जो चेंज, मान लो लेंथ का लेंथ में चेंज आएगा, फिर वॉल्यूम का वॉल्यूम में चेंज आया, एरिया का मतलब जितना चेंज इन एरिया अपॉन जो ओरिजिनल एरिया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो आखिर है तो वॉल्यूम ही ना, ऊपर नीचे है तो एरिया है तो लेंथ ही, तो कट जाएगा तो डायमेंशन लेस ही बनेगा। तो एक्चुअली हम लोग हुक्स लॉ पढ़ेंगे बेटा आगे चल के, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, थोड़ा थोड़ा बस बताते चल रहा हूं, बस इसको हल्का हल्का देखते चलो। तो अब यहां से बताओ, यही बच्चा जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है ना तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, क्लियर है। तो E इज इक्वल टू अपन लोग के पास क्या आ जाएगा स्ट्रेन, और स्ट्रेस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है ml-1t-2, और ये तो डायमेंशन लेस है तो कोई टेंशन ही नहीं रह गया, तो E का डायमेंशन अपन लोग के पास आ गया।
और डेंसिटी तो अपन लोग को मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो इसका क्या आ जाएगा ml-3, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद अब आ जाओ वही पुराना प्रोसेस, v इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर a डेंसिटी टू द पावर b। v तो बेटा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा lt-1 m0, ये काम तो कर लोगे। E बेटा एनर्जी के लिए नहीं, इलास्टिक लिमिट के लिए, ठीक है। अब आगे जाके पढ़ो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ऐसे करके आएगी चीजें। तो अभी फिलहाल देखो E का डायमेंशन क्या है ml-1t-2 टू द पावर क्या कर दिया a, डेंसिटी का ml-3 टू द पावर b, ठीक। और यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मैं देखो भूल गया था, कांस्टेंट लगाना ही लगाना है k। देखिए तो यहाँ पे अपन लोग के पास क्या आ जाएगा अब m टू द पावर 0 l t की पावर -1 है ना, इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो m के ऊपर बेटा कितना आएगा a, m तो यही है ना, तो m के ऊपर आ गया a, और ये देखो b इस पे आएगा तो कितना आ जाएगा a प्लस b। l का जरा देखो बेटा कितना आ जाएगा -a, l के ऊपर कितना आ जाएगा -a, और यहाँ क्या आ जाएगा b, l के ऊपर ये b भी आएगा ना -3b, तो कितना आ गया -3b हो गया। और t का देखो बेटा -2 है ना, तो -2 into a कितना हो जाएगा t का -2a, यहाँ पे तो t था नहीं तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब जरा बताओ k यहाँ है, ठीक है ना, तो k को मैं भूल जा रहा हूं। अब बताओ क्या करें, अब जरा देखो m तो अपन लोग के पास कितना आ गया 0 l t-1 है ही, अच्छा अब कंपेयर कर लो ना सीधा, तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया 0 पहला, दूसरा l के पास 1 है तो -a-3b इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 1, और तीसरा है बेटा -1 और -2a, तो -1 इज इक्वल टू -2a, तो a का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। अब a का वैल्यू 1/2 आए तो b भी निकाल सकते हैं हम लोग, 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू आ गया -1/2, क्लियर है। अब क्या करें, अब तो खत्म क्वेश्चन। अब यहां से a और b तो दोनों निकल ही गया, तो रह क्या गया, इसका तो यूज ही नहीं किए, नहीं किए तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, a और b दोनों तो पता ही है ना हम लोग को। अब लगा दो फॉर्मूला में v इज इक्वल टू k, और e a टू द पावर कितना है 1/2, तो e की पावर आ गया 1/2, और बेटा देखो रो का पावर b है और b का वैल्यू -1/2 है, यानी रो का वैल्यू आ गया -1/2, तो इसको सॉल्व करें तो k e की पावर 1/2, रो की पावर 1/2, फर्दर सॉल्व करो तो √e/रो। लो भैया एक और क्वेश्चन सॉल्व, इजी लग रहा है ना, बाकी मैं जहां पे जो चीजें हो रही उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं थोड़ा। चलिए बच्चा तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोग के पास, देखो एक और कर लेते हैं, बाकी डीपीपी में बेटा और क्वेश्चन आप वहां से प्रैक्टिस करके बताना आंसर कितना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक और है अपन लोग के पास, कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्लियर है। अच्छा सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा, रेडियस r दिया हुआ है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इसका वो आपको दिया हुआ है ओमेगा, क्लियर है। और इस बॉडी का जो मास है वो दिया हुआ है m। अब आपको रिलेशन बताना है किसके बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स F, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है बेटा। जब बॉडी गोल गोल घूम रहा होता है तो एक फोर्स लगता है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इधर बाहर की तरफ, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, मान लो स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो टेंशन इधर लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं इसलिए गोल गोल घूम रहा है। फिलहाल आप लोग इतना समझो, क्लियर है। हम लोग जब ऐसे करके गोल गोल घूम रहे होते हैं और अचानक से कुछ डंडी वगैरह टूट जाता है जहां से ऐसे बंधे हुए हैं, मान लीजिए ऐसे यहाँ से बंधा हुआ टूटेगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन, और बाहर की तरफ कौन लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर है। अब इसी सेंट्रीपिटल फोर्स और मास और रेडियस और मास रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे बेटा कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, तो r लिख दिया। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, तो m लिख दिया। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा लिख दिया। w नहीं है बच्चा, ओमेगा है। इसकी पावर भी ले ली, a इसकी b इसकी c। अब क्या करें बेटा, तीनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, r टू द पावर a, m टू द पावर b, ओमेगा टू द पावर c, है ना। अब क्या करें बेटा, अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो k r m टू द पावर b, ओमेगा टू द पावर c,
ठीक, अब फोर्स का डायमेंशन हम लोग को पता है mlt-2 होता है, तो लगा दिया mlt-2। इधर पे क्या रखा k, r बेटा क्या हो गया लेंथ ना, तो l की टू द पावर a, m क्या हो गया मास ना, तो मास टू द पावर कितना हो गया b, और एंगुलर वेलोसिटी याद आ रहा है थीटा बाई टाइम, थीटा बाई टाइम, थीटा तो बेटा एंगल तो डायमेंशनलेस हो गया, और यानी बच क्या गया टाइम, यानी ऊपर पे क्या आ जाएगा t की पावर -1 और ये c। ठीक है, ओमेगा का डायमेंशन बेटा t की पावर -1 होता है। अब जरा कंपेयर कर लेते हैं, सब तो अकेला अकेला ही दिख रहा है, तो a का वैल्यू बेटा 1 आ जाएगा, देखो सॉरी l वाले कंपेयर करो, तो l a है ना, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, m के ऊपर कौन है b ना बच्चा, तो b का वैल्यू भी कितना आ गया 1, और यहाँ पे क्या बचा t है ना, तो t का देखो जरा -2 और वहां -c, तो आपके पास c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c का वैल्यू 2। अरे यार आता है ना, देखो -c इज इक्वल टू -2, कट गया c का वैल्यू 2 आ गया। तो अब क्या करो, सिंपल, अब खत्म क्वेश्चन, f इज इक्वल टू k, r का वैल्यू, a का वैल्यू बेटा 1 था तो 1 ही रहने दो, b का वैल्यू भी 1 था तो 1 ही रहने दो, और c का वैल्यू 2 आया, तो यहाँ पे लिख दो ओमेगा का स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ये याद रख सकते हो तो अच्छा है। बाकी हम लोग को इसको आगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज पढ़ाएंगे। क्लियर है बच्चा, काफी तक का क्वेश्चन, बाकी डीपीपी से आप लोग प्रैक्टिस करना। अब लास्ट एक और एप्लीकेशन है, चलिए अब उसको किया जाए और आप लोग का यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चा, लास्ट एप्लीकेशन है अपन लोग के पास थर्ड, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, अब ऐसे हम लोग देसी भाषा में भी इसको सॉल्व करते ही हैं। बोलो कैसे सर? अबे मीटर को सेंटीमीटर में, या मीटर को किलोमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टामीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है भैया, कन्वर्ट तो करते हैं ना। एक और तरीका, आप इसको यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे बेटा अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिक वैल्यू तो अलग अलग हुआ, मतलब एक तरफ अपने पास क्या आ रहा है 1, और एक तरफ कितना आ रहा है 100, और एक तरफ क्या आ रहा है मीटर, एक तरफ क्या आ रहा है सेंटीमीटर। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा दोनों तरफ तो सेम ही आएगा ना। कैसे सर? बेटा सेंटीमीटर के लिए भी क्या लिखने वाले हो लेंथ, और मीटर के लिए भी क्या लिखने वाले हो लेंथ, यानी दोनों तरफ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम आएगा। क्लियर है? जैसे वेलोसिटी का अगर हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, तो lt-1, या सेंटीमीटर पर सेकेंड तो भी lt-1 ही आएगा। समझ में आ रही है बातें? चाहे किलोमीटर पर आवर बोलोगे तो किलोमीटर के लिए लेंथ आएगा, और टाइम के लिए आवर आएगा, मतलब सॉरी आवर के लिए टी आएगा, तो फिर से lt-1 ही आएगा। तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डायमेंशन दोनों का सेम ही रहता है। तो मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूं एकदम सिंपल तरीके से। जैसे देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए बच्चा, मैंने कहा कि मेरे पास एक क्वांटिटी है जिसका न्यूमेरिक वैल्यू दिया है मान लो n1। ठीक, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा m1 l1 t1, पावर जो भी हो a b c फिलहाल। ठीक है, m1 l1 t1 न्यूमेरिक वैल्यू n1, और पावर a b c आपका दिया हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा जो दिया हुआ है बच्चा, उसका न्यूमेरिक वैल्यू मान लो n2 है, और इसका दिया हुआ है m2 l2 t2, पावर वही रहेगा a b c। ठीक, पावर जो रहेगा बेटा वो a b c ही रहेगा। जैसे बेटा अगर एरिया बोल रहे हो तो एरिया में मीटर स्क्वायर, तो पावर तो 2 ही आया ना, चाहे आप सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो तो पावर तो 2 ही आएगा। क्लियर है? बस चेंज क्या हुआ मीटर और सेंटीमीटर, इसीलिए यहाँ पे m1 और m2 लिखा, और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर तो दोनों में सेम ही है। अगर हम एरिया का मीटर स्क्वायर बोलो चाहे आप सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो तो पावर तो 2 ही है, इसीलिए इनकी पावर को सेम रखा है। ठीक, और ये n1 n2 किस लिए लिया? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग होगा ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अच्छा, तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में अगर बराबर है, ठीक दिया हुआ, अब बराबर क्यों बोल रहे हो सर? अभी तो हम करने क्या वाले हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे तो दोनों तो आपस में बराबर ही रहेगा ना। बस जो कहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो शायद मीटर स्क्वायर में जाएगा, कहीं मीटर पर सेकेंड होगा तो सकता है किलोमीटर आवर में जाएगा, या किलोमीटर आवर में होगा तो मीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक, क्लियर है? तो अब उस हिसाब से देखो क्या बन रहा है, n2 m2 l2 t2 पावर a b c, इसको लिख सकते हैं हम लोग किसके बराबर बच्चा n1, कंफ्यूज नहीं होना, m1 a l1 b t1 c, है ना? तो n2 बराबर n1 अपॉन, इधर देखो जरा बच्चा m1 अपॉन, देखो क्या आ रहा है m2
टू द होल पावर a, L1 बराबर L2 टू द होल पावर b, T1 बराबर T2 टू द होल पावर c। ये रहा अपन लोग के पास फॉर्मूला। क्लियर है? अब बोलोगे सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे बड़ा काम तो वही है। चलो इसको नोट करो बेटा, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए पॉज करके। देखिए, जैसे अपन लोग के पास एक क्वेश्चन है कि जो कैपिटल जी है बच्चा आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है दिया हुआ 6.67 into 10 to the power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर g to the power -2। ठीक है, ये आपको सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है और आपको इसको कन्वर्ट करना है अब एसआई सिस्टम में। क्लियर है? एक बार अप्लाई करना सीख लो, बहुत आसान लगेगा। ठीक, तो हम लोग को जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्वांटिटी हो गया और ये निकालने वाला हो गया। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं बच्चा, मैंने लिखा जो दिया हुआ है, तो n1 का जो वैल्यू है वो अपन लोग को दिया हुआ है 6.67 into 10 to the power -8 हो गया n1। सीजीएस सिस्टम बेटा बताए थे सेंटीमीटर g फॉर ग्राम, स्मॉल g लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज मत होना, g फॉर ग्राम, s फॉर सेकंड। अच्छा, उसी तरह बेटा n1 आ गया। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ आप लोग m1, l1 और t1 कितना होगा? तो m1 जो होगा बच्चा, आप जरा ध्यान दो, m1 यहां पे जो दिख रहा है m1, तो ये कौन सा यूनिट है बच्चा? सीजीएस है ना, तो सीजीएस में मास किस में होगा? ग्राम में, तो इधर पे कितना आ गया? 1 ग्राम। ठीक, लेंथ किस में होगा बेटा बताओ, यानी L1 की बात करें, ये किस में होगा? जो लेंथ होगा बेटा किस में होगा? सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या लिखा? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब उसके बाद जो टाइम होगा मतलब T1, वो किस में होगा? सेकंड में, है ना, तो इधर पे लिख लिया 1 सेकंड, सब 1 1 1। अच्छा, अब एक पहले फाइंड आउट करो बेटा कि ये ABC का वैल्यू कितना होगा। तो एक बात बताओ, G का जो डायमेंशन, ABC का वैल्यू निकालने के लिए पहले आप G का डायमेंशन बताओ। तो G का डायमेंशन बेटा मैं पहले भी सिखा चुका हूं, m टू द पावर -1 L का क्यूब T -2 आया था, है ना। तो अब यहां कंपेयर करो, A का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा? -1, B का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 और C का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। लो भैया, A B C भी आपके पास आ गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार ध्यान से देख लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब जरा करते हैं कि अब क्या किया जाए। अब फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला क्या था? N2 बराबर, हमको इसको किस में करना बेटा? SI सिस्टम में करना है। तो N2 बराबर, अब जरा मेरे को बताओ आप लोग, N1 का वैल्यू कितना था? 6.67, तो यहां लिख दो 6.67 to 10 to the power -8। ठीक है, अब जरा बताओ बेटा, M1 वैल्यू किस में था बेटा? ग्राम में था ना, 1 ग्राम, है ना। अभी रुको मैं बताता हूं यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से बस देखते जाओ। 1 ग्राम अपॉन, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला बच्चा, दूसरा वाला बताओ L1। अच्छा, और A का वैल्यू कितना? -1, तो यहाँ पे लगा दिया -1। लेंथ का जरा बताओ बेटा कितना? 1 सेंटीमीटर में है ना, तो यहां पे लगा दिया 1 सेंटीमीटर अपॉन, उसके बाद T किस में बेटा? 1 सेकेंड। तो अच्छा, इसका पावर भी लगा दो जरा, पावर कितना आपके पास? B का पावर है 3, तो यहां पे लगा दिया 3। और टाइम के लिए बेटा तो सेकेंड ही है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं देगा आपको, 1 सेकेंड। और यहाँ पे जो C है, C का वैल्यू जो अपन लोग को दिया हुआ है वो दिया है -2, तो यहाँ पे लगा दो -2। क्लियर है बच्चा? यहां तक ध्यान से देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। चलिए अब क्या करें, तो अब हमको किस में जाना है? एसआई सिस्टम में ना, तो एसआई सिस्टम में बेटा मास किस में होगा? केजी में, तो यहां पे क्या आ गया? 1 केजी। सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा बेटा? बोलो, 1 मीटर। और टाइम तो बेटा सेकंड में रहेगा, तो क्या है अपन लोग के पास? सेकंड। ध्यान से देखो, 15 मत समझ लेना भैया, ये 1 सेकंड ही है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, 1 -2, 1 की पावर -2 1, यानी इससे तो कोई दिक्कत नहीं। इधर वाले को देखो, जरा ध्यान से देखो, तो N2 इज इक्वल टू आ गया 6.67 to 10 to the power -8। अब इसको कैंसिल करने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा? देखो जरा, केजी है, ऊपर ग्राम है, इधर कितना आएगा? 1000 ना, तो 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, कन्वर्ट करते जाओ, पावर -1। अब इसको जरा देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लो पावर 3, उधर तो 1 ही था। अब जरा देखो बेटा, G से G गया, CM से CM गया, अब आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट? जरा देखो, तो N2 is equal to 6.67 into 10 to the power -8,
और ये बेटा जो माइनस दिख रहा है ना आपको, ये पलट जाएगा तो 10 टू द पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो इसको मैं लिख दूं 10 टू द पावर 1000 है, 10 टू द पावर 3। ये माइनस था तो पलट जाएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, इधर देखो 1000 था ना, ये माइनस मैंने पलटेगा तो 1000 ऊपर गया, 10 टू द पावर 3 है ना। और इधर जरा देखो, यहाँ 3 था ना, तो 100 की पावर 3 कर लो, कितना आ जाएगा, ऐसे देख लो दिक्कत हो रहा है तो 10 का स्क्वायर टू द पावर 3 यानी 10 की पावर 6 है। ठीक है, 10 की पावर 6 ऊपर है तो क्या बन जाएगा बच्चा, 10 की पावर -6 है ना। अब क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और इसको पूरे एक ही बार में लिख देते हैं, -8 और -6 -14 और +3 -11। ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉज करके नोट करो, फिर आगे एक और एग्जांपल कराते हैं। देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हम लोग के पास, थोड़ा अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम which has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute a fundamental unit। 1 minute as a कर लो as a fundamental unit। अब बोलोगे सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये तो पता ही नहीं चल रहा किसका यूनिट है 60 जूल पर मिनट। एक बात बताओ मुझे, मैं यहां लिख रहा हूं, एक बात बताओ बेटा, 60 जूल पर मिनट अगर सेकंड में करना चाहे तो 60 सेकंड हो जाएगा। जूल पर सेकंड बेटा किसका यूनिट आ रहा है, याद आ रहा है किसका होता है, पावर का ना, नहीं याद आ रहा है बेटा, पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड वॉट में, मतलब ये एक्चुअल में कट के कितना आ जा रहा है आपके पास 1 वॉट। ये तो बेटा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है किसका, पावर का, है ना, क्लियर है। अच्छा सर, यानी कि मेरे पास अब मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, ध्यान से देखो, N1 जो होगा, N1 कितना दिया बेटा 1 वॉट दिया, N1 का वैल्यू तो 1 हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ और बातें, कुछ और डायमेंशन जरा देख लेते हैं। अच्छा पहले इधर देख लो, N1 हो गया 1 वॉट। अब मास की बात करें सबसे पहले, M1 कैसे, तो ऐसा यूनिट बेटा मास किस में लिखा जाता है, किलोग्राम में ना, तो इसको क्या लिख लो आप लोग 1 किलोग्राम। देख लिया करो M1, देखो जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं ना M1 L1 T1, ये हमको कैसे पता चलेगा M1 L1 T1 कितना लेना है, तो उसके लिए आप याद देखो कि किसका यूनिट है वो, ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट बेटा किसका निकला, पावर का ना, तो पावर में ऐसा यूनिट जो पावर का होता है उसमें मास किस में लेते हैं, किलोग्राम में, फिर से आपका लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में, टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में, इस तरीके से सोचना है। तो ऐसा यूनिट किसका है, पावर का, पावर में बेटा मास किस में आता है, किलोग्राम में, लेंथ किस में आता है, तो L1 लिख दो 1 मीटर, टाइम किस में आता है, सेकंड में, तो T1 लिख दो सेकंड में। तो लो N1 M1 L1 T1 आ गया। अब सेकंड बात होती है कि सर ये A B और C का वैल्यू कैसे निकालें, तो A B C का वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करना है, बड़ा सिंपल है। तो पावर है बेटा, पावर क्या होता है, देखो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। वर्क का क्या होता था ml स्क्वायर t - 2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद आ रहा है, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टी कर दो तो कितना हो गया ml स्क्वायर टी का पावर -3। तो उस हिसाब से बेटा a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना आ गया 2 और c का वैल्यू कितना आ गया -3। लो भैया a b और c भी निकल आया। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब सिंपल, अब इसको किसके यूनिट में करना है, 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट। तो टेंशन नहीं लेना, आप फॉर्मूला लगाओ, N2 बराबर N1 की जगह बेटा कितना लिख दो 1 अपॉन M1 कितना बेटा 1 kg ना, तो यहाँ पे क्या लिख दो 1 kg। और यहाँ पे बोला था मास को किस में कन्वर्ट करने 100 ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिख दो 100 ग्राम। कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, A की जगह बेटा कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब जरा देखो L1 जो बेटा कितना अपन लोग के पास 1 मीटर, तो यहाँ पे लिखा, यूनिट साथ साथ लिखते चलना 1 मीटर, और लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना है 100 सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर, ध्यान देना। और इसका वैल्यू b का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे लिख दो बच्चा 2। ठीक, लास्ट देखो टाइम, टाइम बेटा किस में होता है ऐसा यूनिट में, सेकंड में, इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ 1 सेकंड, बट आपको किस में करने बोला है 1 मिनट, तो यहाँ क्या लिख दो 1 मिनट, हो गया ना। और इसका वैल्यू कितना दिया बच्चा, c का जो वैल्यू है वो दिया हुआ -3, तो यहाँ पे लगा दो -3। यहां तक का स्टेप बच्चा क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब इस स्टेप के बाद बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि अब इस स्टेप के बाद क्या करना है। सर इतना तो समझ में आ गया कि ऊपर वाले जो वैल्यूज हैं वो तो ऐसा यूनिट से रख देना है, नीचे वाला वैल्यू किस में रखना है, जिसमें आपको निकालना है। तो यहाँ निकालना किस में था, ग्राम में, सेंटीमीटर, मिनट में। तो लोग जितना जितना वैल्यू दिया हुआ था उतना उतना रख दिए। अगर ये वैल्यू नहीं दिया रहता, मान लो अगर यहाँ पे केवल ग्राम, सेंटीमीटर और मिनट लिखा रहता, तो हम यहाँ पे केवल 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 अगर मिनट रहता तो 1 मिनट लिख देते। समझ में आया। बट यहाँ पे दे दिया था 100 ग्राम, इसलिए यहाँ 100 ग्राम लिखा। यहाँ लिखा रहता 1000 ग्राम, तो यहाँ लिख देते 1000 ग्राम। क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसके बाद के स्टेप बेटा कोई टेंशन नहीं, आप बस किसी भी तरह करके, यहाँ अगर ग्राम है, जैसे यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, तो इनको कैंसिल करने के लिए किलोग्राम को इसमें कन्वर्ट कर लो। मतलब ये जो किलोग्राम ग्राम है ना, अब इन सबको काटना है, तो किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर लो, ग्राम में, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ मिनट है, यहाँ सेकंड है, तो इनको कैंसिल करना है, यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब मीटर मीटर कट जाए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाए, मिनट सेकंड कट जाए। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखो। 1 kg बोले तो बेटा 1000 ग्राम, अब तो ग्राम में आ गया, अब तो कैंसिल हो सकता है ना, जी और जी, मतलब जी को काटना, सीएम के लिए सीएम ले आओ, मिनट के लिए मिनट लेके आओ, जैसे आपको अच्छा लगे, बटे 100 ग्राम, ठीक, अपॉन 1। बेटा मीटर को कर दो 100 सेंटीमीटर, आगे ना सेंटीमीटर, नीचे भी तो था ही आपके पास 100 सेंटीमीटर, कोई टेंशन नहीं है। पावर कितना, 2। अब यहाँ सेकंड है या मिनट है, तो मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं ना, तो 1 सेकंड बाई 60 सेकंड। मतलब मेरा टारगेट क्या रहता है ना कि ये एस को हटाना है, सीएम मतलब सेम जैसा कर करके कैंसिल कर देना है। देखो जी गया, सीएम गया। अब बताओ 2 0 और 2 0 यहां से और गया। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, N2 बराबर 1 into 10 है ना, और यहां पे क्या बची, ये तो कैंसिल हो गया ना, 1/60, 1/60। क्लियर है। ये अपन लोग के पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाता है बच्चा, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करके जो भी होगा वो आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। सर आपको नहीं आता, अच्छा चलो हम ही कर देते हैं। ये और ये तो गया, देखो तो कुछ बच तो नहीं रहा। और नीचे में यहाँ पे बेटा पावर, एक सेकेंड देखो, यहाँ पावर -3 था ना, सॉरी देखो मिस्टेक हो जाता थोड़ा सा, पावर -3, तो बेटा वो पलट के ऊपर चला जाएगा ना, तो 60 into 60 into 60 कर दो, 6 6 36, 36 into 6 कितना हो जाएगा, 216 into 10 to the power 3, यानी कि 2.16 into 10 to the power 5। लो, दिस इज योर आंसर। बच्चा कुछ समझ में आया कि नहीं? 360 था ना मिनट, ओके। और एक और यहां भी तो बच रहा था, ये 10, एक और 10 बच रहा था ना, इसको भी कर लो, 1 into 10, यानी यहां आ जाएगा into 10, मतलब यहां आ जाएगा पावर 6। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तगुल्लफ यहां तक? सब चीजें समझ में आ गई, सिंपल सा था बेटा, जैसे जी हटाना था, सीएम से हटाना था, ऐसे हटाना था, ऐसे करके सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चा इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन के सारे एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए, 3 थे। अब इसके बाद आता है कि डायमेंशंस के बेटा कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अब आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आ रहा है इससे, ठीक है, बस स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट द डायमेंशन, सॉरी राइट द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो इसके डायमेंशन सबसे मैंने कुछ लिख दिया आपको 4, आप बुक से 5-6 और लिख लेना। ठीक, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब इस फॉर्मूला में, मतलब जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला डेराइव करते हैं डायमेंशन का यूज करके, तो उस केस में हम लोग को कांस्टेंट के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। क्लियर है? अरे के ही तो ले रहा था ना बार बार, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला था। उसी तरह सेकंड है, इट फेल्स इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन वगैरह, अगर मान लो कोई क्वांटिटी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पे डिपेंड करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताने वाला है। हम लोग डेराइव करके ट्रिग्नोमेट्री को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को डायमेंशन के हिसाब से क्या लिया जाता है, डायमेंशन लेस ना, तो उसका एक्सप्रेशन कहां से हम लोग वहां पे इंड्यूस कर पाएंगे। क्लियर है? थर्ड है, इट फेल्स टू ड्राइव द रिलेशन if there is more than 3 physical quantities। तो अब ध्यान दो, अभी तक जितना भी डेरिवेशन कर रहे थे सब में m, l और t ही आ रहा था, तो मतलब इनसे अगर ज्यादा अगर आ गया तो कहानी बदल जाता। मान लो टेम्परेचर अगर आ गया तो सीन बदल जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी आ गया कैंडला, तो वहां पे भी सीन बदल जाएगा, वो उसको डराइव नहीं कर पाता है। क्लियर है? उसके बाद बेटा, इट कैन नॉट टेल अस अ रिलेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ये मतलब हम लोग को नहीं बता सकता कि जो रिलेशन है एब्सोल्युटली करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जांपल s is equal to u plus 1/4 at square अगर हम लिख दें,
तो ये क्या है एक्चुअल में, ये तो डायमेंशनली देखोगे तो ये बेटा करेक्ट आएगा, बट एक्चुअल फॉर्मूला इसका क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये छोटा सा बात था जो बताना था, मैंने बता दिया। आपने उसको टेप लेना और एग्जाम में जाके छाप देना, नंबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से अपन लोगों का यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो स्टार्ट होगा वेक्टर पे, और डीपीपी बेटा आप लोग का डिस्क्रिप्शन में जाके डीपीपी, और नोट्स तो इसमें कुछ खास नहीं था तो इसलिए नोट्स इसमें नहीं है, आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेगा। लेक्चर्स देखो, नोट्स अपने आप बन जाएगा। वैसे मेरा सजेशन तो आपके लिए यही है। और फिर एचसी वर्मा का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो मैं इसी चैप्टर के जो प्लेलिस्ट है यूनिट्स एंड डायमेंशन, इसमें जाके देखिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, वो भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, और एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, तो आपको इधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है बच्चा, तो अपना ख्याल रखिए और ऐसे एकदम दबा के पढ़ते रहो। ठीक है ना, जय हिंद।